नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोविड केसेस की बात करें तो उसमें भले ही कुछ कमी आई, लेकिन कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों की मौतों की अगर हम बात करें तो इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को राज्य में 122 कोविड पेशेंट्स की जान चली गई। राज्य में 5,654 नए केस सामने आए हैं, जिसमें देहरादून में 1915, हरिद्वार में 856, नैनीताल में 999, अल्मोड़ा में 220, चमोली में 264 मामले सामने आए तो चंपावत में 105 नए केस दर्ज किए गए। कोविड मरीजों की रिकॉर्ड मौतें शुक्रवार को 122 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का आज से वैक्सीनेशन होना है, लेकिन राज्य को अभी तक वैक्सीन की खेप पहुंची ही नहीं है। करीब एक हफ्ते का वक्त लग सकता है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए 30,000 वैक्सीन अभी बाकी है और वो वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन जो 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन होना है महा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत, वो वैक्सीन की खेप अभी तक उत्तराखंड पहुंची ही नहीं है। इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क में है। अभी तक मतलब कोई हमें आश्वासन उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने हमसे शेड्यूल मांगा है, शेड्यूल हमारे द्वारा उनको भेज दिया गया है। सो हम लोग लगातार इस वाले प्रोसेस के लिए भी जो नया डेवलपमेंट है उसके तहत इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से इन वैक्सीन को लेकर आए, जो कोटा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे फिक्स करा है। अभी कोई डेट कहना मुश्किल होगा। नॉर्मली मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के बाद ही ये स्टार्ट हो पाएगा। और इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत आज कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की समीक्षा करने वाले हैं। ये समीक्षा बैठक सुबह 10:30 बजे सचिवालय में होनी है। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से बात करेंगे। बैठक में सीएम शहर में कर्फ्यू आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे सकते हैं। आपको बता दें, राज्य के कई शहरों में 3 मई सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नए केसेस में कमी जरूर, लेकिन मृतकों की संख्या 122 एक दिन में, और इसी बीच वैक्सीन की खेप ही नहीं पहुंची। बिल्कुल मेनका, पहली बात अगर वैक्सीन की कर लें तो वैक्सीन का आज से वैक्सीनेशन होना। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं, लेकिन खेप नहीं पहुंची है। दोनों जो कंपनीज हैं उनसे बात की गई है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर मिल पाएगी, ये कह रहा है स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का। इसके अलावा भारत सरकार से, केंद्र सरकार से बातचीत की गई है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास वैक्सीन की जो खेप है वो हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में सेंटर से मिले उत्तराखंड को। तो अब यहाँ पर 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। जो 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी भी लगभग 30,000 डोज अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी वैक्सीन फिलहाल खत्म होने की स्थिति में है। तो वैक्सीनेशन किस तरीके से आगे शुरू किया जाएगा, इस सब कुछ डिपेंड करेगा जब दोनों कंपनी से उत्तराखंड को वैक्सीन मिलेगी या फिर सेंटर से 1.5 लाख के आसपास जो वैक्सीन मिलनी है उसका इंतजार रहेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कल 122 डेथ हुई है, जिसमें देहरादून और हल्द्वानी में सबसे ज्यादा डेथ रिकॉर्ड की गई है। हल्द्वानी में 20 डेथ है और देहरादून में 40 से ज्यादा डेथ यहां पर सामने आई है। तो हालात बाहर है इस समय कंट्रोल से। मुख्यमंत्री आज बैठक लेने वाले हैं 10:30 बजे सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, और सरकार के पास विकल्प बहुत कम है। एक बड़ा विकल्प अभी तक जो चीजें देखने को मिल रही थी, जो आंकड़े देखने को मिल रहे थे, नैनीताल में केसेस कम, लेकिन बीते 24 घंटे में नैनीताल में भी जो आंकड़ा है 1000 से एक ही कम है। बिल्कुल मेनका, न सिर्फ नैनीताल बल्कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और पहाड़ के भी तमाम डिस्ट्रिक्ट जहां 100 से 300 के बीच एवरेज केसेस आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो एक हफ्ते का कर्फ्यू कई शहरों में लगाया गया है, इसके रिजल्ट आने में लगभग 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। 10 से 15 दिन बाद पता लगेगा कि केसेस कितने कम हुए। यानी 3 तारीख सुबह के बाद सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिलहाल कर्फ्यू को या तो कंटिन्यू किया जाए या फिर पूरा लॉकडाउन किया जाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से बंद किया जाए। तो मुख्यमंत्री आज मीटिंग करने वाले हैं 10:30 बजे। ऐसा लगता है कि अब और ज्यादा कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है, और जहां कर्फ्यू शायद वो कर्फ्यू भी बढ़ जाए। आप मीटिंग पर भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे की जानकारी लेते रहेंगे। और इधर देहरादून में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर अब सख्ती की जाएगी, जिसके लिए एसएसपी योगेंद्र यादव ने सीपीयू पुलिस की जिम्मेदारी भी तय कर दी है, जो गली मोहल्लों में बिना वजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी योगेंद्र यादव ने सीपीयू पुलिस की आज
कल देर शाम घंटा घर पर मीटिंग ली और मीटिंग के दौरान सीपीयू को सख्ती से कर्फ्यू को लागू कराने के निर्देश दिए गए। इससे पहले हमने देखा, चाहे बात देहरादून की हो या किसी दूसरे शहर की, कर्फ्यू के दौरान भी बाजारों में लोग टहलते नजर आ रहे थे। लॉकडाउन चल रहा है और कोविड कर्फ्यू चल रहा है, इसको थोड़ा इफेक्टिव करने के लिए हमने सीपीयू को एक नए सिरे से इसको जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। हम यहाँ पर टीमें बना रहे हैं, जिसमें हर टीम में 2 मोटरसाइकिलें होंगी, एक सीपीयू की और एक स्थानीय थाना की, जिसमें कि स्थानीय थाना के पुलिसकर्मी होंगे और 2 सीपीयू के पुलिसकर्मी एक मोटरसाइकिल में होंगे। टोटल हमारी 9 टीमें इस प्रकार बनेंगी जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य वो लोग जो बैरियर से बचते हुए या जो ब्रांच लाइनें हैं यहाँ अपना अनावश्यक घूमते रहते हैं या ब्रांच लाइनों से होते हुए बैरियर को बाईपास करते हुए अनावश्यक घूमते रहते हैं, उनको पकड़ना है। और ऐसे समय में जब हमें खुद को अनुशासन में रखना चाहिए, तब जो प्रशासन की ओर से नियम बनाए जा रहे हैं वो भी लोग तोड़ते नजर आ रहे हैं। पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोरोना का टीका लगाने पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग पाबौ ब्लॉक के झंगरबो गांव के रहने वाले थे। अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए पहुंचे थे। टीका लगाने से पहले वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग अचानक ही बेहोश हुए और फिर इमरजेंसी वार्ड में उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इनके झंगरबो गांव से अपना वैक्सीनेशन कराने आए थे। तो ये जब वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो वेटिंग रूम में बैठने के दौरान उनको उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगा था, तो उसी टाइम पे उनको वो कोलैप्स कर गए। तो वहाँ पे भी जो स्टाफ था उसने से बचाने की कोशिश काफ़ी करी, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दी, सीपीआर भी किया, लेकिन उनकी जान हम बचा नहीं पाए। ये इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है, जिसकी वजह से। उत्तराखंड में इस समय कई कोविड मरीजों का इलाज कोविड केयर सेंटर्स में चल रहा है, जहां पर कम लक्षण वाले मरीजों को 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोविड केयर सेंटर्स पर आरटी-पीसीआर टेस्ट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी ठीक होने के दौरान मरीज कहां टेस्ट कराएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। डीजी हेल्थ का कहना है कि गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा करना जरूरी नहीं है। जी, ऐसा कि कोविड केयर सेंटर्स में जो लोग रहते हैं वो यूजली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स फ्री हो सकते हैं, जो घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर वॉच किया जाता है। और वहाँ वॉच करने के बाद यदि वो सिम्टम्स फ्री हो गए तो फिर दोबारा टेस्ट कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। उनको घर रख दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि 14 दिन तक वो आइसोलेट रहें। देहरादून में सामान्य बीमारियों को लेकर अब परेशानियां बढ़ने लगी है। आलम यह है कि पहले दून अस्पताल और अब कोरोनेशन अस्पताल से भी सामान्य बीमारियों के लिए बंद कर दिया गया है, मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। ये सामान्य बीमारी वाले मरीजों के लिए रायपुर के साथ ही संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर अब उन्हें भेजा जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कोरोना के अलावा जो हैं दिक्कतें जिन लोगों को हैं, उनके लिए रायपुर CHC रायपुर और प्रेमनगर का चिकित्सालय जो है संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर, वहाँ पर अभी नॉन कोविड व्यवस्थाएं चालू हैं। इधर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एसएसबी के जवानों के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन अलग से आइसोलेशन सेंटर बना रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जवाहर नवोदय विद्यालय को अर्धसैनिक बलों का आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला लिया। पिथौरागढ़ से पश्चिम बंगाल के चुनाव में सैकड़ों की संख्या में एसएसबी के जवान गए थे, जिनको अब लौटना है। नवोदय विद्यालय में भी हम नया वो बना रहे हैं क्वारंटीन सेंटर, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको CCC में बदलेंगे, क्योंकि आर्मी और एसएसबी के जवान जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन के तहत वहीं रखा जाएगा। इधर चंपावत में बढ़ते कोरोना के बीच पार्टी क्षेत्र के व्यापारियों ने 3 दिन तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। व्यापारियों के इस कदम की डीएम चंपावत ने सराहना की है। चंपावत और लोहाघाट के बाजार 2 बजे तक खुले हैं, तो वहीं बनबसा टनकपुर में 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। पहल पार्टी व्यापार संघ ने ली है, वो बधाई के पात्र हैं। उसके लिए बिना किसी निर्देश के और बिना किसी सहयोग के उन्होंने अपना 3 दिन पूरा मार्केट बंद रखा है। इस तरह के प्रयास हमारी जो कोविड की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। उधर रामनगर में भी कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब नगर में तुरंत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की जरूरत है। साथ ही उन लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही जिन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है।
इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। साथ ही सरकारी अस्पताल को तुरंत पीपीपी मोड से हटाकर कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग की। और कोटद्वार में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए बेस हॉस्पिटल में अलग से कोविड आईसीयू की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू वार्ड बनाया गया है। सिर्फ कोविड मरीजों का यहां पर इलाज होगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा कोटद्वार में आईसीयू बेड की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हमने बहुत तेजी के साथ ये 10 बेड की आईसीयू का जो है शुरुआत आज की है, लोकार्पण किया है। इधर चमोली के नारायण बगड़ पंती क्षेत्र में गुरुवार को पिंडर नदी में 2 छात्र डूब गए, जिनमें से एक का शव शुक्रवार को, जबकि दूसरे छात्र का शव अभी भी तलाशा नहीं जा सका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार पिंडर नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दोनों छात्र पिंडर नदी में नहाने गए थे, जिसके बाद से ही दोनों लापता हो गए थे। अल्मोड़ा में 8 सालों से राकेश जोशी आपदा अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना कंट्रोल रूम, चुनाव कंट्रोल रूम या फिर फायर कंट्रोल रूम, वो 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं। कोरोना के संकट काल में जब लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं अल्मोड़ा के आपदा अधिकारी राकेश जोशी अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में वो कोरोना कंट्रोल रूम, चुनाव कंट्रोल रूम या फिर आग और आपदा क्यों ना हो, वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वो 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बीते साल उन्हें भी कोरोना हो गया था और 24 दिन तक अस्पताल में जंग लड़ने के बाद वो वापस काम पर लौटे। ये कंट्रोल रूम यहाँ पे संचालित होता है, जो कि 24/7 बेसिस पे संचालित होता है। और ये कंट्रोल रूम दैवीय आपदा के कंट्रोल रूम के साथ साथ यहाँ पे रोड एक्सीडेंट की सूचनाएं भी आती हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की सूचनाएं यहाँ पे आती हैं, इलेक्शन का कंट्रोल रूम भी यही है। तो वो सारी प्रक्रिया जितनी भी हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का जो भी कार्य है वो इस कंट्रोल रूम के ही माध्यम से किया जाता है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया भी राकेश जोशी के काम से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए डीएम ने कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही छोड़ रखी है। कई बार लोग रात में बिजली पानी सहित कई समस्याओं के लिए फोन कर देते हैं, जिसका वो समाधान करते हैं। कहना चाहूँगा, राकेश जोशी जी ने कंट्रोल रूम को जिस हिसाब से संभाल रखा है वो एक अतुलनीय वो है अपने आप में ही। और राकेश जोशी जी एक बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान अधिकारी हैं। उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे शुरू में कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए, और कोमॉर्बिड होते हुए उनके बावजूद उन्होंने बहुत जल्दी कोरोना को पछाड़ कर पूरे कंट्रोल रूम की व्यवस्था को संभाल रखा है। एक संविदा अधिकारी को जब राज्य सरकार कई अवार्ड से नवाज चुकी हो, तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राकेश जोशी अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, जो औरों के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इधर देहरादून के रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर के एक घर में एक सांभर कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू किया गया इस सांभर का, जिसे बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। इधर बढ़ती गर्मी के बीच चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हुई और बारिश होने से जंगल में लगी आग की घटनाओं पर अब उम्मीद की जा रही है कि रोक लग सकेगी। साथ ही इलाके में हो रही पानी की किल्लत से भी लोगों को राहत मिलेगी। उधर ये बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। और कोरोना संक्रमण बढ़ते ही नैनीताल के बाजारों में भी कोविड जांच तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम हर दुकान से कम एक व्यक्ति का सैंपल ले रही है। रैंडम टेस्टिंग यहां हो रही है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसे तो आइसोलेट किया ही जा रहा है। बाकी दूसरे लोगों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए और भी कदम उठाए जा रहे हैं। सभा के सामने सैंपलिंग हो रही है और हम खुद जा के सभी व्यापारियों को व्यापार मंडल के संग मिलके सबको बुला रहे हैं, ताकि हर दुकान से एक व्यक्ति आ जाए। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी दुकान से और सबका हो जाएगा। तो इससे हम संक्रमण की गति परख पाएंगे ढंग से कि कहाँ फैल चुका है।
और इधर खबर का असर हुआ है न्यूज 18 का टिहरी में, जहां पर जिला अस्पताल बौराड़ी में शोपीस बने आईसीयू की खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आए, जिसके बाद अब आईसीयू का संचालन शुरू हो गया है। जिला अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू आधुनिक तकनीकों से लैस है। कोविड के गंभीर मरीजों का अब यहाँ पर इलाज शुरू हो रहा है। यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से उनको ऋषिकेश या देहरादून जाना पड़ता था। हमारे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं 5 बेडों का है, तो हम उस हिसाब से उनकी मदद पूरी कर पाएंगे। तो उनको परेशान कम होना पड़ेगा, टिहरी में ही इलाज मिल जाएगा। टिहरी के जाखड़ी धार में 6 लोगों की मौत से दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग इलाके में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को जाखड़ी धार में 4 और 28 अप्रैल को अंजनी सैंड में 2 लोगों की अचानक मौत हो गई। हालांकि अभी तक इनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई है। सीएमओ का कहना है कि अंजनी सैंड में स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 2 लोगों में कोविड के सिम्टम्स थे, लेकिन अभी कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई है। 4 लोगों की डेथ हुई है और 28 को 2 लोगों की डेथ हुई थी। 4 लोगों को तो कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, ना उनका टेस्ट हुआ था। 2 लोगों की जिनकी डेथ हुई उनको थोड़े सिम्टम्स बताए गए थे, लेकिन वो तब तक आए नहीं थे। जब उनकी डेथ हो गई तो तब लोगों द्वारा बताया गया कि उनको इस तरह के सिम्टम्स थे करके। अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी पहल की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर रिफाइनरी के जरिए विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की। रिलायंस की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वागत किया। और आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने कल ये सुनवाई हुई थी, जब अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन शुरू किया है और ये 700 मीट्रिक टन और बढ़ाया गया है। तो आपको बता दें कि पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ये ऐलान किया गया था कि कोविड के दौर में जब पूरे देश को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मुफ्त करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के शानदार नतीजे सामने आए और इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही से 2 गुना है। पिछले साल इस तिमाही में मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में रिलायंस की कंसोलिडेट आय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जो पिछली तिमाही से 24.9% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नतीजों पर खुशी जताई और कहा कि चौथी तिमाही में पेट्रोलियम और केमिकल कारोबार के साथ ही रिटेल कारोबार में भी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के डिटेल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल कारोबार में चौथी तिमाही में कंपनी के ऑयल टू केमिकल कारोबार की आय में तीसरी तिमाही के आधार पर 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरीके से ये 10,108 करोड़ रुपए रहा है। इसी तरह से इस सेगमेंट का EBITDA की अगर हम बात करें, तीसरी तिमाही के आधार पर 16.9% की बढ़त के साथ 11,407 करोड़ रुपए पर रहा, लेकिन इस सेगमेंट की EBITDA मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली है और ये 11.3% पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भी ऐलान किया है। इस साल कंपनी के शेयर में अभी तक 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि पिछले साल एक साल में इस शेयर में 39.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। रिलायंस की डिजिटल सर्विस से आय 3,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,628 करोड़ रुपए हुई है, जबकि रिटेल बिजनेस में आय 41,296 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा जियो का नेट मुनाफा 3,508 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले 47% ज्यादा है। चौथी तिमाही में जियो की आय 18,278 करोड़ रुपए हुई है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो का हाई स्पीड इंटरनेट कोरोना काल में भारतीयों के लिए बहुत काम आ रहा है। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो के हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा रिलायंस ने कोरोना काल में 75,000 नई नौकरियां भी दी हैं।